नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक शो खर्चा पानी। आज हमारे साथ हैं विमल जैन, जो देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में उसकी इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन हैं। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार नमस्कार। विमल जी, जैसा हम सब जानते हैं, आपका जो एक्सपर्टाइज है वो जीएसटी में है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके आप देश भर में सरकारी गैर सरकारी डिस्कोर्स में शामिल रहे हैं और आपकी किताबें तो कमिश्नरेट से लेकर के और बार काउंसिल तक हर जगह देखी जा सकती हैं। तो हम अभी आप अपने व्यूअर्स को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे जीएसटी को लेकर के, खास करके बजट के मद्देनजर काफी कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है और क्या रही है, आपको पता है कि बीती रात जो फेडरल रिजर्व की जो रेट सेटिंग कमेटी है उसकी बैठक खत्म हुई है और वहां पर साफ कर दिया गया है कि मार्च के शुरू में ब्याज दरें बढ़ाई जा सकेंगी। अब इस खबर का इम्पैक्ट इतना रहा कि आज स्टॉक मार्केट न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में बहुत उथल पुथल में रहा और हमारे यहाँ सेंसेक्स जो है वो दिन में करीब 1200-1300 पॉइंट नीचे गिर गया था। तो सबसे पहले हम इस पे आज की जो सबसे बड़ी सुर्खी है इस पे चर्चा करेंगे कि अमेरिका में जब भी ब्याज दरें बढ़ाने की बात होती है कैसे उथल पुथल मच जाती है और हमारे यहाँ उसका क्या इम्पैक्ट है ट्रेड इंडस्ट्री के लिए और आम आदमी के जो उसकी जेब है, जो उसकी बचत है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको लेकर के आप कुछ अपनी व्यू है। प्रमोद जी, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं विस्तृत में इसका आंसर देना चाहूंगा आपको। देखिए, ये जो फेड बैंक है, जो यूएस की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो यूएस की एक फेडरल रिजर्व बैंक है। अब उसने ये डिसीजन क्यों लिया कि हमारे ये रेट जो है वो बढ़ने चाहिए, क्यों बढ़ने चाहिए? देखिए, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन यूएस में चल रहा है, 7% के अराउंड लास्ट 7 मंथ से चल रहा है। उन्हें प्रोजेक्ट किया था अराउंड 2% के आसपास, यानी 2% की इन्फ्लेशन अगर 7% पे पहुंच जाए तो किसी भी कंट्री की कोई फेडरल बैंक होती है वो उस पर एक काउंटर मेजर लेती है, करेक्टिव मेजर लेती है। अब यूएस फेड बैंक ने ये डिसीजन लिया कि वो रेट को हाइक करेंगे। उसका इम्पैक्ट कहाँ और कैसे पड़ने वाला है पहले समझने की कोशिश कीजिए। जब रेट हाइक होती है, क्यों होती है, समझने की हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आप यूएस में हैं और आपको अगर इन्फ्लेशन 7% के हिसाब से बढ़ेगी तो इसका मतलब आपकी जो वर्थ ऑफ मनी है वो 7% से कम हो रही है। यानी आपको हर हाल में 7% या उससे ऊपर का रिटर्न चाहिए जिससे आप अपने मनीज की वर्थ को बना के रखेंगे। तो कई बार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। करेक्टिव मेजर्स के कई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट और इम्पैक्ट हैं। अब आप देखिए यूएस में क्या पड़ने वाला है। अगर यूएस फेड बैंक रेट बढ़ाती है तो सबसे पहले बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है, लोग मनी इजीली बोरो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक ज्यादा होगी, ज्यादा लगेगी। तो क्या होगा कि जो हाउस होल्ड खरीदने वाले हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, अगर उनके लिए लोन महंगा हो जाएगा तो यानी उनके डिमांड जो है गुड्स एंड सप्लाई की कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी और सप्लाई कम होने की वजह से इम्पैक्ट ओवरऑल सप्लाई चेन के ऊपर पड़ेगा। मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सर्विस सेक्टर के प्रोसेस जो वेजेस दिए जाते हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि सप्लाई नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। तो समवॉट वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे, इसमें कोई डिनायल नहीं है और एक तरीका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। बट आपने इसको इस तरीके से कहा कि हमारे इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है, हमारा एक्सपोर्ट जो मार्केट है गुड्स एंड सर्विसेज का, यूएस पे बहुत डिपेंडेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने शेयर मार्केट की भी बात कही कि शेयर मार्केट में जैसे ही ये खबर आई कि यूएस फेड बैंक रेट बढ़ाने वाला है तो हमारा शेयर मार्केट डाउन हो गया। हमारा ही नहीं, ग्लोबली डाउन हो गया। बिल्कुल क्यों हो गया, हम रीजन समझते हैं। FII हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे इंडियन मार्केट में आके पैसा लगाते हैं, वो एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, राइट, इसलिए वो यहाँ पे पैसा लगाते हैं। अगर यही रेट यूएस में बढ़ जाए जहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी ज्यादा है, डेट मार्केट में आपको सोवरिन गारंटी मिलती है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से पैसा उठा के वहां ले जाएंगे और वहां हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करने की बात करेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा ये जो सेंटिमेंट है कि
यूएस फेड बैंक ने कहा रेट बढ़ जाएंगे, तो इंडिया से ये मार्केट से, शेयर मार्केट से ये निकाल के अपने वहां वापस लेके जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो रेट का आर्बिट्रेज करने की कोशिश करते हैं, जो रेट का फायदा है उसको लेने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हमारे पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, आज हम पेट्रोलियम बहुत इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही फेड बैंक रेट बढ़ाती है तो डॉलर स्ट्रेंथन होता है। डॉलर जब बढ़ता है तो मैं इंपोर्ट करता हूं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आज मैं इंपोर्ट करता हूं, तो इंपोर्ट पे मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो उसका ओवरऑल इफेक्ट मेरी सप्लाई चेन जीडीपी पे भी आएगा, मेरे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस पे भी आएगा। ये दूसरा फैक्टर है जो फेड बैंक अगर रेट बढ़ाती है। तीसरा मैं आपको बताऊं, जी बिल्कुल, अगर आप इजाजत दें तो मैं तीसरा कवर करूं। नहीं, प्लीज कैरी ऑन। तीसरा एक प्रोमिनेंट पॉइंट आपने देखा होगा, अगर हम फेड बैंक की रेट की बात को अगर एक बार के लिए साइड में रखें, तो आपने देखा होगा जब भी हमारा यूनियन बजट प्रेजेंट होता है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, और प्रॉफिट बुकिंग के कारण हमारा मार्केट डाउन होता है। तो कुछ इफेक्ट हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी है कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी हो सकता है शेयर मार्केट हमारा डाउन हो रहा है। बट अगर आप देखें कि फेड बैंक ने रेट हाइक करने की बात कही है, तो उसका कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन शेयर मार्केट पे पड़ता है क्या? हमारी अगर जीडीपी को देखें तो हम बहुत कुछ यूएस पे डिपेंडेंट है। हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक अच्छा परसेंटेज शेयरिंग है उसके अंदर, तो उसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। बट एक ही फैक्टर क्या सारा इंपैक्ट करता है? मैं नहीं मानूंगा, मल्टीपल फैक्टर है जो एक साथ काम करते हैं। प्रमोद जी, जी जी, आपने क्रूड की बात की, पेट्रोलियम की बात की, और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 85% क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब डॉलर महंगा होगा तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इसके अलावा शादियों का सीजन है और सोना जो है वो भी हम लगभग इतना ही इंपोर्ट करते हैं, तो सोना भी महंगा होगा। इस तरह के कई होंगे। डोमेस्टिक मार्केट का जिक्र किया सर आपने। आरबीआई की भी बैठक होने वाली, इसकी मॉनिटरिंग कमेटी की आने वाले दिनों में बैठक है। तो जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो जाहिर है कि उसके ऊपर भी भारत में ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव होगा। लेकिन मैं अगर अपनी बात रखूं आपके सामने प्रमोद जी, हमें इंडिया में अभी रेट नहीं बढ़ाने चाहिए। हम इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमको फंड को, लिक्विडिटी को मार्केट में रखना चाहिए। अगर लिक्विडिटी मार्केट में रहेगी तो वो हमारे गुड्स सप्लाई चेन को, जीडीपी को सपोर्ट करेगी, असिस्ट करेगी। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं तो शेयर मार्केट को भी आपको बनाए रखना है। तो आपको जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी इस ऑप्शन को लिक्विडेटिव बना के रखना है। हाँ, लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि जब वहां पे यहाँ से भागेंगे, एफआईआई पैसा निकालेंगे, तो शेयर मार्केट से तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जो सिक्योरिटीज हैं, जो बॉन्ड वगैरह हैं, उससे भी वो अगर विड्रॉ करेंगे तो शायद हो सकता है कि आरबीआई उनको अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा वो करे, क्योंकि पहले से यहाँ भी महंगाई का तो फिर प्रेशर है ही। तो शायद हो सकता है, अगर मैं इत्तेफाक न रखूं कि थोड़ा सा आरबीआई को लेकर के अपमूव होगा कि वो रेट बढ़ाए। लेकिन आपकी बात में दम है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है, जो घरेलू डिमांड है, वो इजाजत नहीं देती, और जो यहाँ के सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर है वो शायद इतनी जल्दी ब्याज दरें बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे, मुझे लग रहा है। प्रमोद जी, आपने एकदम सही बात कही, जो मैं आपसे कहना भी चाह रहा था। सिर्फ शेयर मार्केट को लेके मैं अपनी रेट की हाइक या डिक्रीज की बात नहीं करता। मेरी जीडीपी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे घरेलू कंडीशन, मेरे यहाँ इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, मेरा इमर्जिंग इकोनॉमी है। इंडिया इज इमर्जिंग इकोनॉमी, जहां पे आपको सस्टेन करना पड़ेगा गुड्स एंड सप्लाई अफोर्डेबल प्राइसिंग पे, कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास जाए। कंज्यूमर डिमांड तभी बढ़ेगी जब वो बाजार में लिक्विडिटी आप छोड़ेंगे, वो लोन ले पाएंगे। तो आरबीआई के लिए चैलेंजिंग टास्क है। बट मैंने आपसे जैसा कि कहा कि एक फैक्टर हम देखते हैं कि एफआई पैसा लेके जा रहे हैं, और दूसरा फैक्टर हम देखते हैं कि घरेलू मार्केट को अगर हम मुझे बनाए रखना है और घरेलू मार्केट में जीडीपी ग्रोथ को सस्टेन करना है, गुड्स एंड सप्लाई को मुझे बनाए रखना है, रिसेशन नहीं आने देना, तो मेरी एडवाइस तो यही होगी, और मैं यही चाहूंगा भी फॉर द टाइमिंग वेट एंड वॉच किया जाए, हम सीधे क्लू ड्रॉ ना करें। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। विमल जी, लौटते हैं जीएसटी की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि बजट के मद्देनजर ट्रेड इंडस्ट्री में या आम आदमी के बीच इसे लेकर क्या कुछ चल रहा है और किस तरह की संभावनाएं हैं, क्या कुछ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज से कुछ साल पहले तक जब बजट आता था तो हम लोग या सभी आम आदमी के दिमाग में एक चीज होती थी, क्या सस्ता क्या महंगा, और अखबारों के अगले दिन सुर्खियां भी होती थी, क्या सस्ता क्या महंगा। लेकिन 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ और जब करीब 17 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सब मर्ज हो गए उसके अंदर,
तो थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल के पास अधिकार चला गया रेट बढ़ाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि बजट में बहुत आजकल पिछले 2-3 साल से इस तरह के कम फैसले होते हैं, लेकिन ये तय है कि वित्त मंत्री के भाषण में जो कुछ भी लाइन होगी और ये पता लग जाता है कि वो किस चीज को बढ़ाने घटाने वाले हैं, तो जीएसटी काउंसिल में क्या लेके जाएंगे प्रपोजल। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि बजट में भी साफ इसका इशारा होगा कि क्या आपके रोटी कपड़ा और मकान या सर्विसेज, या आप क्या खाते हैं, क्या आपका फोन बिल है, इस सब चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जरा आप विस्तार से और बड़े पूरी तफसील के साथ हमारे व्यूवर्स को बताइए कि बजट के मद्देनजर जीएसटी में क्या कुछ चल रहा है। प्रमोद जी, आपने कितना अच्छा क्वेश्चन इतने सिंपल लैंग्वेज में लोगों को, अपने व्यूअर्स को बताया है, और ये वाकई समझना बहुत जरूरी है। और आपने सही कहा कि बजट आता था तो नेक्स्ट डे हम यही देखते थे, इसके दाम बढ़ गए और इसके दाम घट गए, हम ऐसे ही बजट को देखते थे। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया तो जीएसटी ने क्या किया, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस 23 सेस मर्ज कर दिए। तो मल्टीप्लिसिटी खत्म हो गई, कैस्केडिंग सर्टेन एक्सटेंट खत्म हो गई, डबल टैक्सेशन खत्म हो गया, वन नेशन वन टैक्स। लेकिन अब जीएसटी में जितने भी डिसीजन होते हैं वो जीएसटी काउंसिल लेती है जी। जो जीएसटी काउंसिल एक फेडरल बॉडी है, कॉर्पोरेट, जो आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बनाई गई है, जिसमें सेंटर एंड स्टेट, सारे स्टेट और जितने यूटी हैं सब एक साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं। यानी अब ये सेंटर का डिसीजन टेकिंग पावर अकेला नहीं रह गया। यूनियन बजट जो प्रेजेंट करते हैं हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, जो मैडम निर्मला सीतारमण जी करेंगी 1 फरवरी को, वो सेंट्रल यूनियन बजट है। यानी जीएसटी से रिलेटेड उसमें बदलाव नहीं हो सकते। जीएसटी रिलेटेड जितने भी बदलाव होने हैं वो जीएसटी काउंसिल तय करती है, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि बहुत हलचल हो रखी है जीएसटी पर्सपेक्टिव में। जीएसटी को आए हुए 4.5-5 साल हो गए, तो क्या जीएसटी की हलचल पॉजिटिव साइड पे है या कैसा हम लोग पा रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बनाया जाए। ऑब्जेक्टिव भी यही था, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन था, वन नेशन वन टैक्स। बट टीथिंग प्रॉब्लम जो है वो अभी चल रही है। हम पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि जीएसटी हम सबके लिए गुड एंड सिंपल टैक्स हो गया है। तो इसके कई रीजन भी हैं। देखिए, क्या होता है जब कोई भी नया लॉ आता है, नया कानून आता है, घर में छोटा सा बच्चे का जब जन्म होता है तो वो चलना भी स्टेप बाय स्टेप लेता है, गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है। जीएसटी लॉ को भी हमने ऐसे ही देखा, फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस गवर्नमेंट इसलिए करती है कि वो सिंप्लीफाई करे, पर उसका असर ये होता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो आम आदमी है, जो स्मॉल ट्रेडर है या मीडियम स्केल ट्रेडर है, वो इतनी टेक्निक बारीकियां नहीं समझ पाता, तो वो बेचारा उस चीज में फंस जाता है कि गवर्नमेंट चाहती क्या, उनके माइंड में क्या है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए, आप जीएसटी रिलेटेड चेंजेस यूनियन बजट में नहीं कर पाएंगे, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन ये तो जरूर है कि यूनियन बजट के अंदर हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को तो जरूर रख सकती हैं। 2 बातें मैं उनसे जरूर चाहूंगा। पहली बात, देखिए, हमारे 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो जीएसटी से बाहर है। बिल्कुल, मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगा, और ये बिल्कुल जुड़ा हुआ मुद्दा है कि अभी जैसा मैं बता रहा था कि क्रूड के दाम पिछले 7 साल के उच्चतम स्तर पे हैं, और अब जब डॉलर महंगा होगा वो भी महंगा होने जा रहा है। और इधर चुनावों के मद्देनजर सरकार ने कुछ रिस्क नहीं लिया है बढ़ाने का दाम, लेकिन ये तय है कि जब क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो बढ़ाना पड़ेगा। अब आपने चर्चा छेड़ी है जीएसटी की, तो काफी दिनों से मांग चल रही है कि भाई पेट्रोलियम को आप जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रहे हैं। तो जरा इस चीज को जरा हमारे व्यूवर्स को और कॉमन मैन की समझ के लायक जो है स्तर पे आके थोड़ा सा आप बताइए कि पेट्रोलियम को अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो उसका क्या है, उसके जेब पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आपने एक बात तो बताई दी व्यूअर्स को कि जब डॉलर महंगा होगा तो मेरा इंपोर्ट भी महंगा हो जाएगा। जी। जब महंगा होगा तो मेरे पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग बढ़ने वाली है। जब बढ़ने वाली है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइसिंग बढ़ने का मतलब है मेरा इन्फ्लेशन बढ़ना, प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेरे बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, ये 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया। अभी क्या होता है, इन 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर सेंटर अपना सेंट्रल एक्साइज लगाती है, स्टेट अपना वैट लगाता है। अब सेंट्रल एक्साइज का पोर्शन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास चला जाता है, बट बाय वे ऑफ डिवोल्यूशन फॉर्मूला 42% अगेन स्टेट को जाता है।
और स्टेट जो वैट कलेक्ट करती है वो पूरा का पूरा स्टेट के पास जाता है। ये मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। अब क्या होता है कि स्टेट को अपनी गवर्नमेंट रेवेन्यू प्री जीएसटी वर्सेस पोस्ट जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट को ये वरी थी कि हम प्री जीएसटी में इतना रेवेन्यू लेके आते थे, तो जीएसटी आने से इतना रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप दो चीजों को तो बाहर रखिए, एक अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जिसपे स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और दूसरा 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसमें वैट का कंपोनेंट स्टेट के पास जाता है, और सेंट्रल एक्साइज जो यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, उसका भी 42% डिवोल्यूशन फॉर्मूला से स्टेट को जाता है। अब हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि जीएसटी की कलेक्शन मंथ ऑन मंथ बेसिस बढ़ रही है। आपने भी देखा होगा 1,30,000 करोड़ रुपए का ऑन एन एवरेज पर मंथ कलेक्शन आ रहा है हमारे पास। तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, इन्फ्लेशन को मुझे कंट्रोल करना है, मुझे कैस्केडिंग खत्म करनी है। आज हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लें, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर लें, चाहे सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात कर लें, सबको पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल प्रोडक्ट की जरूरत है, नेचुरल गैस हमें जरूरत है। अगर उस पर प्री जीएसटी के टैक्सेस लगेंगे, सेंट्रल एक्साइज और वैट, उसकी क्रेडिट जीएसटी में नहीं मिलती, यानी वो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स हो जाता है, टैक्स ऑन टैक्स, यानी आपकी प्राइसिंग के साथ वो जुड़ जाता है। कैस्केडिंग ऑफ टैक्स हमारी प्राइसिंग के लिए ठीक नहीं है। कॉम्पिटिटिवनेस, जिसको हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं कि मेरी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, कब होगी? जब आप कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस को बाहर निकालेंगे। तो ये तभी होगा ना जब हम 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लेके आएंगे। तो अब सेंटर और स्टेट को क्या करना चाहिए? इनको आगे चल के आना चाहिए, आगे चल के एक राय बनानी चाहिए कि 5 प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से हमारे इन्फ्लेशन फैक्टर बढ़ते हैं, हमारी प्राइसिंग बढ़ती है, और इसके बढ़ने से हमारी ओवरऑल जीडीपी पे इम्पैक्ट आता है। तो देखिए, कल अगर हमने इन सारी चीजों को सॉल्व कर दिया तो क्या होगा? इनडायरेक्टली आप जीएसटी का कलेक्शन भी तो बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो आप माल सेल करेंगे तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा। तो सेंटर और स्टेट को आगे चल के आना चाहिए और तय करना चाहिए, एक तय सीमा बना दे, एक रोड मैप बना दे। मैं जानता हूं यूनियन बजट में आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कोई चेंज नहीं करने वाले, लेकिन आप एक रोड मैप तो दे सकते हैं कि कब आप इसको जीएसटी में लाएंगे। पर एक और फैक्टर मैं ऐड करूंगा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज का पोर्शन है वो तो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। बिल्कुल। तो यूनियन बजट में आप इस पे भी सोच सकते हैं कि अगर मेरा इन्फ्लेशन फैक्टर है मार्केट के अंदर और आने वाले टाइम में मेरा डॉलर अब स्ट्रांग होने वाला है और मेरा इंपोर्ट कॉस्टली होने वाला है, कुछ आपको चेक एंड बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे। मे बी सेंट्रल एक्साइज के रेट आप कितना बियर कर सकते हैं, लुकिंग एट इंक्रीमेंटल जीएसटी कलेक्शन, थोड़ा इस लाइन पे भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सोच सकती हैं और एक रोड मैप हमें दे सकती हैं। इस रोड मैप से फायदा ये होगा, सर्टेनिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, और हम सब एक जगह एक रास्ते में चलेंगे। ट्रेड इंडस्ट्री को भी मालूम होगा बाय दिस डेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में आने वाले हैं। और जैसा कि आपने बताया कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से कितने चेन उसका इफेक्ट है, एक स्पाइरल इफेक्ट है कि वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के तमाम चीजों पे इफेक्ट करता है और अल्टीमेटली जीडीपी पे उसका इफेक्ट होता है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि सारी चीजें तो जीएसटी काउंसिल में तय होंगी, लेकिन वहां भी सेंटर का जो पावर है वो थोड़ा सा वो हमेशा भारी रहता है। और आपको लग रहा है कि अगर कल को इनको जीएसटी के दायरे में लाना है पेट्रोलियम को, तो बजट में क्या फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ा बहुत इंडिकेशन तो दे ही सकते हैं मेरे ख्याल से? प्रमोद जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, जीएसटी काउंसिल में 1/3 वोटिंग पावर सेंट्रल के पास होती है और 2/3 स्टेट के पास होती है, एंड दे डिसाइड बाय मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी। बिल्कुल। तो पहले हम ये क्लैरिफाई करें, सेंटर के पास 1/3 है, स्टेट के पास 2/3 है। अब जितने भी बीजेपी रूल स्टेट हैं, जो सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर आपको किसी चीज पे मन बनाना है तो ये आपके लिए बहुत, आप बीजेपी प्रो स्टेट मिलके आगे आ सकते हैं। तो 2/3 जो वेटेज स्टेट का है, अगर बीजेपी रूल स्टेट भी अगर आगे आ जाए और इस बात पे तय कर ले, एग्री कर ले कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम जीएसटी में ला सकते हैं, इट विल गिव द एडवांटेज। प्लस मैंने आपसे ये कहा कि जीएसटी काउंसिल चलिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए डिसाइड करेगी, पर यूनियन बजट में
पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर सेंट्रल एक्साइज की जो रेट है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट सोच सकती है, एक बना सकती है मन, क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो अगर मुझे इस फैक्टर को कॉम्बैट करना है, इन्फ्लेशन को बाकी कंट्रोल चेक करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट एडवांटेज कहां से मिलेंगे? आपकी जो इंक्रीज जीएसटी कलेक्शन है वो वहां से कॉम्पेंसेट होगी। तो हमें चेक एंड बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे प्रमोद जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और कई स्टेट ऐसे हैं जो खुद मांग करते रहे हैं कि जी पेट्रोलियम को आप ले आइए। तो ऐसे में ये बड़ा रोचक होगा देखना कि किस तरह के करते हैं। और देखिए बजट तो बजट है, फिर भी अभी आप पढ़ेंगे पिछले कुछ दिनों के अखबार तो इंडस्ट्री से, ट्रेड से तमाम मांगे आ रही हैं। जैसे जो मोबाइल सेक्टर है वो कह रहा है जी आप मोबाइल पे जो है 18% से 12% कीजिए। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ जो है आपने 5% तो है, लेकिन बाकी उसके कंपोनेंट्स पे जो है 28% तक जीएसटी लगता है, उसको आप कम कीजिए। तो मतलब जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं, इवन हमारे जो रेस्टोरेंट पे आपका बिल है और दूसरे जो आप इवन फोन बिल और डेटा बिल है, तमाम तरह की उम्मीदें तो लोगों की लगी रहती हैं कि बजट में कुछ न कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं, प्रेडिक्ट तो कोई कर नहीं सकता, बहुत ज्यादा एंटिसिपेट नहीं करनी चाहिए बजट को लेकर के कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। एक दूसरा पहलू है। हाँ जी बताएं। अगर आप मुझे प्रमोद जी मौका दें, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसके लिए हम सिर्फ सेंट्रल को क्यों बांध रहे हैं? हमें स्टेट को भी बांधना पड़ेगा, बीजेपी रूल स्टेट एंड नॉन बीजेपी रूल स्टेट। अगर वाकई ये सब चाहते हैं तो स्टेट को भी आगे आना पड़ेगा, उन्हें भी सेंटर के साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी। ये तो जब हम दोनों हाथ मिलाएंगे, सेंटर से आएगी बीजेपी रूल एंड जो स्टेट है जो बीजेपी रूल्ड है, नॉन बीजेपी रूल्ड है, उन सबको भी, जैसे देखिए मैं अभी यहाँ पॉलिटिकल कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, बट जितने भी नॉन बीजेपी रूल स्टेट हैं वो कहते तो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में आना चाहिए, पर उसके लिए आपको एक डिस्कशन करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो स्टेट की रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लेके आ गए तो उसका कोई लॉस नहीं होगा। इनको एक बताना पड़ेगा, आपस में तय करना पड़ेगा कि हम इसको लेके आ रहे हैं, अगर इसकी वजह से कोई रेवेन्यू लॉस होगा तो सेंटर स्टेट आपस में एक मैथमेटिकल इक्वेशन फाइनल करें, वो हमें एडवांटेज देगा। एक और पॉइंट जो आपने प्रमोद जी ऐड किया वो बहुत जरूरी था, मैं ऐड कर दूं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को आप बढ़ाइए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगी प्रमोद जी? जब मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूं, कई रॉ मटेरियल मेरे पास इंडिया में नहीं है अवेलेबल। आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर लीजिए, ऑटोमोबाइल की बात कर लीजिए। अगर रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो जो रॉ मटेरियल मैं इंपोर्ट करता हूं उस पर आप बेसिक कस्टम ड्यूटी कम कर दीजिए। बेसिक कस्टम ड्यूटी जब आप कम करेंगे और एग्जेम्प्ट करेंगे, उस रॉ मटेरियल को आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के हाथ में दे देंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। आपका वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। आपकी बात से एक इशारा भी मिल गया कि कम से कम बेसिक कस्टम ड्यूटी पे तो कुछ न कुछ उधर इशारा हो ही सकता है बजट पे, और वो भी सीधा इम्पैक्ट डालेगा हमारी जेब पे भी और लोकल इंडस्ट्री पे भी। वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रमोद जी, एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग अकेला इशू नहीं है। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मेरी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है, और कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट जब वो माल बिकेगा तो आपका रेवेन्यू कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन हम सबके लिए बढ़ेगा। तो हमें ओवरऑल देखना चाहिए इन बातों को। चलिए विमल जी, आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे तो बड़ी बारीकी से, बहुत गहराई से हमें इतना कुछ बताया। थोड़ा सा जो है जिसपे सीधा दखल है बजट का, हम इनकम टैक्स की ओर बढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस की ओर, और उसे लेकर के काफी चर्चा है। आपको पता होगा 2014 में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2 लाख से 2.5 लाख हुई थी, उसके बाद से कोई बड़ी छूट मिली नहीं है। तो अभी इनकम टैक्स को लेकर के आप क्या देखते हैं कि आम आदमी को किस तरह की राहत मिलनी चाहिए? हालांकि इसके पहले के एपिसोड में भी हमने कुछ एक्सपर्ट से इस बारे में राय ली, लेकिन हम जितने लोगों से बात करते हैं बहुत मजा आता है कि पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है। तो हम ये मौका नहीं गंवाना चाहेंगे, जब आप हमारे बीच आए हैं तो कम से कम हमारे व्यूअर्स को ये समझा पाए कि इनकम टैक्स में आज किस तरह के जो चेंजेस हैं, किस तरह के एग्जेम्पशन है, जिनकी उम्मीदें हैं और जो वित्त मंत्री से आज मांग की जा सकती है। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत से लोग इस पे जानना भी चाह रहे होंगे। देखिए, इस बार 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं और बजट का टाइमिंग भी कुछ कोइंसिडेंस उसी टाइम पे है। ओमिक्रॉन 3rd वेव चल रही है हमारी। अब सब लोग आस लगाए हुए हैं इस साल का बजट पॉपुलिस्ट बजट होगा
या बाकी एक रोड मैप जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, एक रोड मैप कि 2024 तक एंड $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? देखिए, पॉपुलिस्ट बजट वर्सेस जीडीपी जिसको हम फोकस कर रहे हैं, मैं ऑलवेज ये कहूंगा कि हमें चेक एंड बैलेंसेस रखने हैं। हमें कंजम्पशन बेस्ड, जहां कंजम्पशन मेरी बढ़ती हो, जहां मेरी सप्लाई बढ़ती हो, जहां मेरी डिमांड बढ़ती हो, जहां मैं डिस्पोजेबल इनकम इंडिविजुअल आम आदमी के हाथ में दे पाऊं, मेरा बजट वैसा होना चाहिए, वे फॉरवर्ड। अब डिस्पोजेबल इनकम आप कैसे एक आम आदमी के हाथ में देंगे? अगर सैलरीड क्लास बंदा है तो सबसे पहले वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, सर मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन आप बढ़ा दो, 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए का कर दो। उसको करने से क्या होता है, उसके हाथ में कुछ इनकम बचती है जिसको वो खर्च करेगा, स्पेंडिंग करेगा, तो आपकी कंजम्पशन बढ़ती है। आप दूसरे पॉइंट पे आइए, कोविड थर्ड वेव चल रही है, हम सब घर से काम कर रहे हैं, और आप भी देखिए घर से बैठ के ही इस वेबिनार को कर रहे हैं, मैं भी घर से बैठ के कर रहा हूँ। एक हमें स्पेसिफिक कोविड होम अलाउंसेस भी मिलना चाहिए, जहां हम अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, फर्नीचर यूज कर रहे हैं, सब घर का कर रहे हैं ना, पर ये हमारा टाइम, ऑफिशियल टाइम एक स्पेसिफिक कोविड को ध्यान में रखते हुए मिलना चाहिए। तीसरी बात आता हूं, जो आपने एक लिमिट की बात की कि लिमिट हमारी 2.5 लाख रुपए की हो गई, 5 लाख तक है तो एक रिबेट देते हैं, लेकिन 5 लाख से ऊपर अगर आप चले गए तो कोई रिबेट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इतने सारे स्लैब बना दिए हैं, ओल्ड सिस्टम वर्सेस न्यू सिस्टम, आपको स्लैब को सिंप्लीफाई करना चाहिए। इतना स्लैब में इतने मल्टीपल स्लैब आप रखेंगे, मल्टीपल रेट रखेंगे, आम आदमी तो समझ ही नहीं पाता कि मेरे ऊपर क्या लगने वाला है। और आप देखिए, इंडिविजुअल जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, उनकी जो टैक्सेशन की रेट है, वो कॉर्पोरेट कंपनी जो अपना इनकम टैक्स देती है उससे कहीं ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए जो आपने हायर रेट फिक्स किया कॉर्पोरेट के लिए किया, उतना ही आप इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है उसके लिए कीजिए। एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, 80C का जो हमें बेनिफिट मिलती है, डिडक्शन मिलता है, लाइक किसके ऊपर? LIC के ऊपर, PF के ऊपर, PPF के ऊपर, ट्यूशन फीस के ऊपर, आप जो हाउसिंग लोन लिया प्रिंसिपल जब आप वापस करते हैं उसके ऊपर, तो ये भी 1.5 लाख तक कायम है, बहुत दिनों से 1.5 लाख पे ही है। लास्ट 10 साल से प्रमोद जी 1.5 लाख रुपए पे है, हमें 3 लाख नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। जब आप LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सबसे पहले अपने लाइफ से रिस्क जो है उसको सेव करते हैं, वो आपको रिटर्न भी देता है। जब आप PF और PPF NSC की बात करते हो तो रिटायरमेंट बेनिफिट भी आपको देता है। तो यानी ये इन्वेस्टमेंट किस लिए है कि एक इंडिविजुअल की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। कई बार आप घर लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप घर का लोन लेते हैं, अब घर का लोन लिया, आपने प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया, अब प्रिंसिपल का रीपेमेंट भी उसी 1.5 लाख के अंदर रहेगा, PF भी उसके अंदर रहेगा, PPF भी रहेगा, LIC भी रहेगी। ये तो लॉजिकल है कि 1.5 लाख को जो लास्ट 10 साल से एज इट इज है, इसको 3 लाख किया जाए। आप मेडिक्लेम बेनिफिट दीजिए, जैसे कोविड के केस में आपने कितने केसेस देखे हुए हैं। 80D में 25,000 रुपए की लिमिट है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए की लिमिट है। हम क्यों नहीं इस लिमिट को बढ़ा रहे हैं? क्योंकि इस लिमिट को बढ़ाने से आपकी जो मेडिकल रीइंबर्समेंट की जो बेनिफिट फैसिलिटी है वो मिलती है। हाउसिंग फॉर ऑल, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा, कोई बंदा हाउस लेगा तो लोन लेगा तो मैंने प्रिंसिपल की बात तो 80C में की, लेकिन उस इंटरेस्ट को जो आप इंटरेस्ट देते हैं, 2 लाख रुपए की लिमिट है, उसको 3 लाख कीजिए। तो मैं डायरेक्ट टैक्स से ये कहना चाहूंगा, बजट डायरेक्ट टैक्स पे जब फोकस होता है ना, तो मुझे ये लगता है कि आप पॉपुलिस्ट की बजाय से कंजम्पशन बेस बनाइए, डिस्पोजेबल इनकम इंडिविजुअल के हाथ में दीजिए। और जो कई बार ऐसा होता है, जब हम फाइनेंस, से मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं, उनके लिए चैलेंजिंग टास्क होता है कि कितना मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है और कितना मैं एक्सपेंस बियर कर सकती हूँ। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। एग्जम्पशन डिडक्शन की हम बात तो करते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा रेवेन्यू कहां से आ रहा है। तो ये एक टफ टास्क होता है, बट ओवरऑल अगर आप इन चीजों में डिस्पोजेबल इनकम इंडिविजुअल के हाथ में देंगे तो वो कंजम्पशन बेस आपकी डिमांड सप्लाई को बढ़ाएगा। ऐसी बात है, वो पैसा फिर इकोनॉमी में लौट के आना ही है, वो चाहे इन्वेस्ट करे, सेविंग करे, तो वो एक चेन बन जाती है और वो होता है। बिमल जी, आप हमारे शो में आए, आपने फेडरल और स्टॉक मार्केट उथल पुथल से लेकर के GST पे, इनकम टैक्स पे बहुत ही विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बताया,
और बहुत गहराई से तमाम चीजों का विश्लेषण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी मुझे बुलाने के लिए, ना लल्लन टॉप की सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का खर्चा पानी। अगले एपिसोड में आएंगे फिर नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।